आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय रेल म्यूजियम में। ये वो म्यूजियम है जहां भारतीय रेल के इतिहास को समेटा गया है हम आपके सबके लिए। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारतीय रेल के लोहे जैसे ढांचे में भी एक महिला अपनी ऐसी छाप अंकित कर सकती है कि इतिहास भी रुककर उसे देखता है। आज तेजस्विनी के मंच पर हम इसी इतिहास को सजीव करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, भारतीय रेल का 150 वर्षों से भी पुराना इतिहास है और इतने लंबे इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि एक महिला शीर्ष पर काबिज हुई है और इस विशाल व्यवस्था को उन्होंने अपने नेतृत्व से नई दिशा दी है, जिन्होंने अपने नेतृत्व से ये भी साबित कर दिया है कि नेतृत्व क्षमता का कोई जेंडर नहीं होता, बस अपनी क्षमता से ही उसको साबित किया जाता है। आप एक पूर्व अधिकारी नहीं हैं, बल्कि एक सोच है, एक बदलाव है। तेजस्विनी के मंच पर आइए करते हैं स्वागत नेतृत्व और नई दृष्टि को हासिल कर भारतीय रेल को नई दिशा देने वाली भारतीय रेलवे बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जया जी। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये जो ऐसी जगह है जहाँ पे इतने पुराने पुराने इंजन्स पड़े हैं, भारतीय रेल का इतिहास, आपके लिए भी कुछ मेमोरीज हैं इसके साथ जुड़ी हुई? जी बिल्कुल। जब मैंने भारतीय रेल ज्वाइन की 1988 फरवरी में, तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमें यहाँ लाया गया था और यहाँ पे जितने भी एग्जिबिट्स हैं और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं जो कि भारतीय रेल के पूरे इतिहास को दिखाती हैं। जिया जी, आपके लिए भी हम कहते हैं कि एक तरीके का इतिहास का अभिन्न अंग है आप भी, क्योंकि जब सोचिए, मतलब 1.5 दशक से ज़्यादा का इतिहास, पहली बार एक महिला इस शीर्ष पद पर काबिज हुई है इस भारतीय रेल में। जब आपने ये जिम्मेदारी संभाली थी उस वक्त कुछ दिल में धुक धुक हो रहा था, कैसे, कहाँ, कब? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। ना ही ये एक बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसे जीवन रेखा कहते हैं देश की, और उसकी जिम्मेदारी संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत गर्व भी महसूस हुआ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए ये लगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से निभाना भी है। आपने अभी बात की कि जब आपने रेलवे ज्वाइन किया था, भारतीय रेल को ज्वाइन किया था, उस वक्त किस तरीके का माहौल होता था भारतीय रेल में, मतलब महिलाओं के लिए काम करने की दिशा में अगर हम देखें तो? क्योंकि वो एक दौर अलग दौर था ना, आज की महिलाएं अगर उसको देखें तो शायद विश्वास भी नहीं कर पाएंगी। भारतीय रेल में महिलाएं बहुत कम होती थी और ख़ास तौर से अगर हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो कि ऑपरेशंस देखता है उसकी बात करें तो उसमें तो बहुत ही कम महिलाएं आती थी। और अगर हम बाकी कर्मचारियों की बात करें तो आज की तारीख में हमारे पास लोको पायलट्स भी महिलाएं हैं, गार्ड्स भी महिलाएं हैं, टीटी भी महिलाएं हैं, बल्कि ऐसा कोई भी काम नहीं है भारतीय रेल में जो कि महिलाएं नहीं कर रही हैं और बखूबी कर रही हैं। उस समय महिलाओं की एंट्री इस सब में किसी चीज़ में भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है, 24 घंटे का काम है, दुर्गम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है आपको। तो वो समय ये सोच थी कि महिलाएं इसमें परेशान हो जाएंगी या कर नहीं पाएंगी, तो महिलाएं बहुत कम होती थी। इसलिए जब हमने ज्वाइन किया तो हम भी एक एग्जिबिट थे। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया आपने कहा कि बहुत कम लड़कियां हुआ करती थी, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाना पड़ता था, तो किस तरह के उस वक्त आपके शेड्यूल्स थे? क्या आपके ऑफ आवर शेड्यूल्स हुआ करते थे? दुर्गम परिस्थितियों में कैसे, कहाँ, क्या चैलेंजेस आए जब आपको भी आपके अनुभवों में याद है कि दोज आर द एक्सपीरियंसेस आर स्टिल चेरिश और दे वर रियली डिफिकल्ट टाइम्स? देखिए, जब आप
तय करते हैं कि आप ये इस तरह की नौकरी करेंगे, तो आपको पता है कि क्या चैलेंजेस हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो 24 घंटे की नौकरी है, और जब आप ज्वाइन करते हैं उससे पहले आपको पता है कि इस तरह की नौकरी में क्या रिक्वायरमेंट है, एंड हाउ डू आर यू विलिंग टू टेक दैट ऑन। तो जब मैंने ये चॉइस करी तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। मुझे लगा कि ये इस काम को करने में बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे फील्ड में जाना था, मुझे वहाँ पे खड़े होकर काम करवाना था, साथ में काम करना था। तो दिन हो चाहे रात, बारिश हो चाहे तूफ़ान, उसमें काम करना है। तो जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो रात के इंस्पेक्शन, रात में लोकोमोटिव में चलना या गार्ड के साथ चलना या टिकट चेकिंग करना, ये सब चीज़ें जो थी ना वो एकदम कंप्लीट एडवेंचर था, और बहुत मज़ा आता था उसको करने में। अच्छा, तो कभी डर नहीं लगता था कि मतलब अंधेरे में या रेल लाइंस पे, या वो दौर ही अलग दौर था ना, 3-4 दशक पुरानी बात हाँ है। बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है। लेकिन डर नहीं लगता था। डर पता नहीं क्यों नहीं लगता था, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक फैमिली की तरह है, और आप चाहे अकेली लड़की हो, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं ना, वो आपको एकदम अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको लगा एडवेंचर है, चलो मैं इस लाइन पर जाती हूँ, मगर उस समय जैसे पेरेंट्स का भी एक सोच होती है ना कि नहीं, लड़की को थोड़ा सुरक्षित लाइन में ही जाए, भैया डॉक्टर इंजीनियरिंग कर ले, टीचर बन जाए, बस वही सोच हुआ करती थी उस समय ना। आपकी फैमिली की तरफ से आपको क्या सोच का सामना करना पड़ा? फॉर्चुनेट था कि स्पेशली मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती है, ये काम लड़के नहीं कर सकते हैं। चाहे वो शुरू से ही पढ़ाई की भी बात रही हो, मैंने हमेशा साइंस में इंटरेस्ट रखा। मैंने मैथ्स और फिज़िक्स लिया ग्रेजुएशन के लिए। तो कुछ लोग कहते थे कि ये लेके लड़की ये करेगी क्या, आर्ट्स लेना चाहिए, ये सब इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। बट मेरे माँ बाप ने कभी वो चीज़ें मुझ तक आने नहीं दी। वो एक आड़ बन के रहे, एक बैरियर थे जो कि वो सारी चीज़ों को रोक लेते थे, और अलाउड मी टू डू माई ओन थिंग। जिया जी, आपने तो इस भारतीय रेल के बदलते दौर को देखा है ना। 4 दशक में तो कायाकल्प हो गया है भारतीय रेल का। किस तरीके से आप उसको समराइज करेंगे कि कैसे भारतीय रेल क्या थी और क्या वो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से आज हम इसको इस स्तर तक ला पाए हैं? देखिए, ये एक अगर इसको बहुत छोटे में कहें तो हम जैसे थे, जिस स्पीड से भारतीय रेल प्रोग्रेस कर रही थी, बढ़ रही थी, वो एक इंक्रीमेंटल चेंज था। छोटा छोटा चेंज होता रहा। कभी सारे ये तय किया गया कि जितने भी ब्रॉड गेज है, मीटर गेज हैं, नैरो गेज हैं, तरह तरह के गेज होते थे ट्रैक के, और हर जगह भारतीय नेटवर्क जो था पूरा रेल का वो टूटा हुआ था, और आपको अगर नॉर्थ से साउथ जाना है तो कहीं आपको गाड़ी बदलनी पड़ती थी, ट्रांसशिपमेंट होता था माल का भी। तो किसी समय एक ये दौर आया हम लोगों के शुरुआती समय में कि हम सारे नेटवर्क को एक गेज में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें ये बीच बीच में जर्नी को तोड़ना नहीं पड़े और एक जगह से दूसरे जगह तक सीमलेस कनेक्टिविटी हो। तो ये एक सबसे बड़ा दौर, जो शुरुआती दौर ट्रांसफॉर्मेशन का आया, वो ये आया कि हम सारे गेज को यूनिफाई करें। उसके बाद आया कि अच्छा, गेज तो यूनिफाई हो गया, लेकिन अभी भी हमारा जो ट्रैक्शन है, जो यहाँ पर एक बात पूछूंगी हमें पीछे से ट्रेन की आवाज़ आ रही है। अब आप रिटायरमेंट के बाद, ये बीच में वैसे ही सवाल लेना चाहूँगी, रिटायरमेंट के बाद मिस करते हैं आप ये ट्रेन की आवाज़, इंजन की आवाज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी दिल की धड़कन में है, तो बस इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, सो मिस होता है। जी, ऑलराइट, बताइए। तो ये लोकोमोटिव जो थे, ये भी स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक, बहुत थोड़े इलेक्ट्रिक थे। तो आप उसकी वजह से आपको बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे या तो लोकोमोटिव को रिफ्यूल करना पड़ता था या उसको बदल ही देना पड़ता था, और जहाँ से डीजल से इलेक्ट्रिक हो रहे हैं वहाँ तो 100% चेंज करना पड़ता था। तो आपके वो भी जो थे जर्नी के ब्रेक्स थे,
तो फिर ये तय हुआ कि अब इलेक्ट्रिफिकेशन को, नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करें। तो ये एज ए होल नेटवर्क को यूनिफाई करने में ये दो बहुत बड़े चेंजेस थे। वेरी बिग डिसीजंस जिन्होंने भारतीय रेल का चेहरा भी बदल दिया। वैसे यहाँ पे म्यूजियम में मुझे बहुत पुराने में ये 1936 का कह रहे हैं कि इंजन है, और ये आई थिंक सम लग्जरी गायकवाड्स बड़ौदा स्टेट। ये एक कैरेज है जो कि 1886 में बना था, और ये महाराजा की कैरेज थी। आइए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ इसको। जय जी, क्या विशेषता है इसकी? मतलब बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है इसे। ये बिल्कुल महाराजा का सलून है, तो महाराजा के लायक है, और इसमें गोल्ड का काम किया हुआ है, ये देखिए आप बॉर्डर्स में, और इसकी पूरी सीलिंग इतनी रिच और ऑर्नेट है, और 1886 का है, और इतनी पुरानी धरोहर है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। आई थिंक ये लग्जूरियस एस्पेक्ट जो है हमारी भारतीय रेल का, ये उसको दिखाता है। वैसे जया जी, ऐसी लग्जरी ट्रेन्स अभी भी हम जानते हैं बहुत सारी चल रही हैं ना, लेकिन अगर हम आज के दौर के लोगों के लिए भी बोलें कि भारतीय जन के लिए इसको बेहतर करने का एक चैलेंज हमेशा से भारतीय रेल के पास रहा है। आपके वक्त में आपको ऐसा कौन सा बड़ा चैलेंज लगा जिससे आपको लगा हो कि अगर मैं ये कर डालूं तो लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा? चैलेंजेस बहुत हैं, एक नहीं बहुत से हैं, पर उसकी एक सीक्वेंस है, उसकी एक कड़ी है। तो अगर आप आम पैसेंजर की बात करें तो उनका एक्सपीरियंस स्टेशन आने से, ट्रेन को में चढ़ने से, और अपने गंतव्य पे पहुंचकर उतर के अपने घर जाने तक का पूरा एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है। तो उसमें आवश्यकता थी कि स्टेशंस मॉडर्नाइज हों, आवश्यकता है कि हमारी साइनेजेस इम्प्रूव हो जाएं, हमारे कम्युनिकेशन के तरीके, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो किसी और भाषी हो, उनको भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ उनको जाना है, कहाँ उनकी ट्रेन आ रही है, और आगे किसी भी तरह की उनकी आवश्यकता है तो उसके लिए उनको कहाँ जाना है। मतलब ये तो वो ज़रूरतें हैं जो होती हैं कि इनको पूरा करना चाहिए ना। लेकिन आप जब काम करने आए तो एक व्यवस्था चल रही थी, तो एक महिला आकर हमें बोल रही है कि ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करो, ये भी करना है, वो भी करना है। कभी कोई रेजिस्टेंस भी आई क्या? रेजिस्टेंस आती है। आप चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, रेजिस्टेंस हमेशा आएगी। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं और आप एक तरीके से करवाना चाहते हैं, आपकी मैनेजरियल स्किल इसी में है कि आप उसको टैकल करें और आप उसको आगे बढ़ाएं। रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन थी आप, तो बोर्ड मीटिंग्स में माहौल में क्या बदलाव देखा? क्या ज़्यादा महिलाएं अब उसमें हिस्सा बनने लगी, या उसमें एक माहौल में भी क्या परिवर्तन आप ला पाए? एक महिला के नाते कहा जाता है कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है, एक महिला आती है तो अपने साथ एक बदलाव लेकर आती है। आपके आने से ये माहौल कैसे बदला? मुझे लगता है कि शायद एक ये माहौल होता है कि आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं। एक महिला होने के नाते आप में सुनने की कैपेबिलिटी है, और उसको आप अगर बखूबी यूज़ करें तो वो एक बहुत ही बड़ा टूल है, मैनेजरियल टूल है। अगर आप सुन सकते हैं और आप उसमें से सिफ्ट कर सकते हैं कि कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या कौन से ऐसे सजेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ एन एबिलिटी दैट एवरीबडी शुड हैव। चलिए, जिया जी से आगे भी बातें जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहें तेजस्विनी। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है, अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अच्छा, आपके वक्त में कोई ऐसे बड़े हादसे, जैसे बालासोर का वक्त था जब आपने बहुत स्पष्ट तरीके से देश के सामने भारतीय रेल की स्थिति को रखा था, ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट्स जब कोई ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं तो एक शीर्ष नेतृत्व के तौर पर कैसे समेटते हैं अपने आप को, लोगों को, देश को और पूरे भारतीय रेल को? मेरे ख्याल से जो ये सबसे बड़ा चैलेंज है,
हादसे ना हो, ये सबसे बड़ा एजेंडा है कि क्या करें कि ये कभी भी इस तरह के एक्सीडेंट नहीं हो, और अगर हो गए तो उनको कैसे हैंडल करें। उनको हैंडल करने में सबसे पहले तो यही है कि हम कैसे बचाव करें, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाएं और मिनिमाइज़ करें कि किसी को भी इस हादसे में मौत नहीं हो। और उसके लिए जितनी भी तरह के काम करने की आवश्यकता होती है, जितनी भी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है, वो उस समय प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीआरएफ हो, आपको हर किसी से बात करके ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे टाइमली हेल्प पहुँच जाए। जय जी, आपके वर्क पीरियड के दौरान क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसने आपके दिल को छुआ हो? बहुत सारे हैं। एक छोटी सी घटना अगर उसकी बात करें, मैं उस समय कलकत्ता में चीफ ऑपरेशंस मैनेजर थी साउथ ईस्टर्न रेलवे की, और ये लाइन है जो कि हावड़ा से बम्बई की तरफ जाती है, मुंबई की तरफ जाती है। इसमें एक छोटे से स्टेशन से हमें खबर आई कि एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन शुरू हो गया है, और बीच रास्ते में कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं है। तो क्या किया जाए? तो फिर उस समय हम लोगों ने उस गाड़ी को बिना रोके सीधा खड़गपुर स्टेशन तक हम ले गए। हम लोगों ने मैसेज की, हमारे जो रेलवे के डॉक्टर हैं वो वहाँ पे आ गए, और वी आर प्राउड पेरेंट्स। सो इस तरह के मौके आते हैं, कभी कभी घटनाएं ऐसी कुछ हो जाती हैं कि आवश्यकता पड़ती है कि सब रूल किनारे करके आप आगे काम करें। अच्छा, आजकल तो जैसे हम देखते हैं, फटाफट ट्वीट कर दिया, फटाफट मैसेज कन्वे कर दिया, और जितनी जल्दी मैसेज कन्वे होगा एक्शन भी लिया जाता है उतनी ही जल्दी। आप लोगों के टाइम पर ये कैसे हो पाता था? तब बहुत कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज था, और जब तक इन्फॉर्मेशन आती थी तब तक काफ़ी कुछ समय बीत चुका होता था, और सिर्फ पोस्टमार्टम कर सकते थे आप उस इशू का। पर ट्वीट से, सोशल मीडिया से और इस तरह के इंटरैक्टिव रेल मदद जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आज की तारीख में इंस्टेंट रिड्रेसल की संभावना है, और कोशिश यही रहती है कि इंस्टेंटली उसको एड्रेस किया जाए, जहाँ तक संभव हो उस समस्या का निवारण किया जाए। ये टॉय ट्रेन वैसे जया जी बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं इसको ना। आपने बैठे हैं, आप भी इसमें बैठे होंगे ऑफ कोर्स। एक बार ज़रूर बैठी हूँ। अच्छा, आपके टेन्योर की अगर मैं बात करूं, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था आपके कार्यकाल का, ढाका में मैत्री ट्रेन का शुरू होना। आप रेलवे सलाहकार थी ढाका में, और वो दौर ऐसा था जब पॉलिटिकली भी सिनेरियो उतना फेवरेबल तो नहीं था भारत के लिए। उसके बावजूद कैसे आप शुरुआत कर सके इस मैत्री ट्रेन की? ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था उस समय। पॉलिटिकली बहुत अच्छे कंड्यूसिव रिलेशन नहीं थे भारत और बांग्लादेश के उस समय भी, और पर जो इस ट्रेन की आवश्यकता थी वो एक जनता का इमोशन था उससे लिंक्ड, और पीपल टू पीपल कनेक्ट वाली जो बात होती है वो इसको ड्राइव कर रही थी डिस्पाइट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस। तो ये जब मैं वहाँ पे पहुँची पहली बार एज रेलवे एडवाइज़र, तो इस ट्रेन को चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद चल रही थी, ट्रायल चल रहे थे, बहुत सारे डिसीजंस थे जो कि फंसते रहे पॉलिटिकल विल ना होने के कारण उस तरफ। पीपल्स सेंटिमेंट drove it to such an extent कि finally we succeeded, and it was a huge moment जब ये ट्रेन जो बंगाली न्यू ईयर है उस दिन इनॉग्रेट हुई कलकत्ता से ढाका के लिए, और ढाका से कलकत्ता के लिए साइमल्टेनियसली दोनों तरफ से गाड़ी चली, और कलकत्ता से जो ढाका ट्रेन जा रही थी उसमें मैं थी। क्या बात है। मैं कह सकती हूँ कि आपके जो यादगार लम्हे उनमें ये भी ज़रूर शामिल होगी। चलिए, यहाँ पर आपके साथ अब एक रैपिड फायर करते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं। रेडी? आपका फेवरेट रेलवे स्टेशन? दैट्स अ डिफ़िकल्ट वन, पर शायद मेरे घर वाला रेलवे स्टेशन प्रयागराज। ओके। कोई ऐसा रेलवे जंक्शन इंडिया का जिसको देखकर आपको बहुत खुशी होती हो? घर को छोड़ दें अगर, तो फिर उसके बाद मुझे जितने भी पहाड़ों के ऊपर स्टेशंस हैं, छोटे छोटे स्टेशंस हैं, एक शिमला के रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है बड़ोग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। सबसे यादगार रेल यात्रा आपकी?
श्रीनगर से उस समय जब मेरा टेन्योर था तो कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई थी। आप कटरा तक नहीं आ सकते थे, लेकिन आप बारामूला से आगे काफ़ी दूर तक जा सकते थे। चेनाब ब्रिज तैयार हो गया था, तो वो यात्रा जो है वो मेरे ख्याल से अविस्मरणीय है एंड इट वाज द बेस्ट। आपकी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है? मे बी बिकमिंग द CRB। ओके। रेलवे में आपके पूरे 37 वर्ष के टेन्योर की सबसे बड़ी उपलब्धि? अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो चेनाब ब्रिज का पूरा होना। अच्छा, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमेशा एक प्रेफरेंस होती है, कौन सी बर्थ लेनी है, लोअर या अपर बर्थ? आपकी चॉइस क्या रहती है? मेरी चॉइस एकदम क्लियर है, नीचे की बर्थ, खिड़की वाली साइड, वो मेरी है। उसके लिए मेरी और मेरी बेटी की हमेशा लड़ाई होती रही है, पर वो खिड़की मेरी है। ओके। आपके बचपन की कोई याद जुड़ी है ट्रेन से? बहुत सी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हम ट्रेन से ही ज़्यादातर चलते थे। और एक सफ़र है, एक गर्मी की छुट्टियों का, शुरू का 10 साल की रही होंगी, और हम दार्जिलिंग जा रहे थे पहली बार। तो वो सफ़र हमेशा बहुत ही यादगार और बहुत ही मज़ेदार रहा। अच्छा, आपकी ट्रेन जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट साथी क्या रहता है? बुक या म्यूज़िक या कुछ और? किताबें। किताबें? किताबें। ओके। क्या मंत्र है आपकी इस सफलता का? मतलब आपने एक ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद शीर्ष तक पहुंची, तो क्या मंत्र है इस सफल जर्नी का? शायद यही कह सकते हैं कि मन लगा के काम करो। जो काम आपको करना है उसमें आप अपना पूरा ध्यान दो और डू योर बेस्ट। आई थिंक दैट इज़ द बॉटम लाइन। ओके। भारतीय रेल के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जो आपकी तरह आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में बहुत शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से भारतीय रेल में काम करना मेरे लिए तो सबसे अच्छा अनुभव रहा। और मुझे लगता है कि जिस तरह का काम ये है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस एंजॉय करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक आउटडोर लाइफ हो, और अगर आप पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं जहाँ पे आपके एक छोटे से डिसीजन से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो, तो दिस इज़ द प्लेस टू वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद जिया जी। आपके बहाने हमने भी इस रेल म्यूज़ियम की सैर कर ली, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है बहुत सी लड़कियां होंगी, बेटियां होंगी हमारे देश की, जो आपसे प्रेरणा ले रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। तेजस्विनी में आज बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल ID tejaswiniddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।